31 दिसंबर आने वाला है, टाइम टू फाइल योर टैक्सेस नाउ। उसके साथ साथ अगले साल की टैक्स रिडक्शंस की तैयारी करने का भी टाइम आ गया है। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने टैक्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में आप कैसे टैक्स भरे, कितने सारे रिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो। 31 दिसंबर से पहले आपको टैक्स भरना है। अगेन अ रिमाइंडर, देन अगले फाइनेंशियल ईयर के टैक्स प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितने भी डिडक्शंस है सब आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। डिडक्शंस के साथ साथ एग्जेम्पशंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। देन ओल्ड रेजिम वर्सेस न्यू रेजिम, आपको किस में जाना चाहिए। वैसे तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई वुड रिकमेंड आप वो चेक कर लीजिए, लेकिन हम इस वीडियो में भी उस पर जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ क्या क्या एडिशनल चेंजेस आए इस फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलरली। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही सारे ज़रूरी रिसोर्सेज दूंगी जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगे आपकी टैक्स फाइलिंग में। तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप अपना कॉफ़ी, चाय जो भी लेना चाहें आराम से लेकर बैठिए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे बिजनेस और करियर रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टैक्स में आपको डिडक्शंस जानने से पहले ओवरऑल आपको इनकम डालनी होती है। तो फटाफट एक शॉर्ट में हम इनकम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकम में यहाँ पे 6 सोर्सेस के बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले होगी आपकी सैलरी की इनकम। अगर आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वहां से आपको जो सैलरी मिल रही है, एनुअल सैलरी, वो आप अपनी सैलरी इनकम के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी की इनकम। मतलब अगर आपने कोई घर या दुकान किसी रेंट पे चढ़ाया हुआ है तो वहां से इनकम। जब आप डिटेल्स में देखोगे ना तो इन प्रॉपर्टीज पे आप कभी कभी टैक्सेस भी भरते हो और कई बार रेंट आना होता है पर आया नहीं होता, विच इज अनरियलाइज्ड रेंट। तो इन सभी चीजों को माइनस करके जो भी आपके पास रेंट आता है उसी पर टैक्स लगेगा। सो वो आप टोटल अमाउंट मेंशन कर दीजिए। उसके साथ साथ आपकी जो कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस चीज़ पे आई थिंक एक स्पेसिफिक वीडियो भी होना चाहिए, बिकॉज अभी फिलहाल जो नई चेंजेस हुए हैं उसमें सेक्शन 111A एंड 112A को सेपरेट कर दिया गया है और उनमें भी कुछ रिडक्शन है ऑन द टैक्स अमाउंट। ओवरऑल आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि उन पे अलग अलग टैक्स लगता है, इस हिसाब से आपको मेंशन करना है। लॉन्ग टर्म होता है एनीथिंग ग्रेटर देन 12 मंथ्स। उसके अलावा होती है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपका खेती बाड़ी का भी काम है तो वहां से जितना पैसा आ रहा है। देन आपका प्रॉफिट, तो अगर आप कोई साइड बिजनेस कर रहे हो या इवन फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वहां से जो इनकम आती है वो भी आपकी इनकम में ऐड होगी। यहाँ पे हम सिर्फ वही वाली इनकम ऐड करेंगे जो सेपरेट कंपनी की तरह नहीं चल रहा। मतलब आप सोल प्रोप्राइटर की तरह अगर काम कर रहे हो तो वो तो इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका सारा इनकम और सब कुछ अलग से कैलकुलेट होगा। वो आपको अपने पर्सनल इनकम टैक्स में एंटर करने की जरूरत नहीं है। सो ध्यान रखिएगा, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका सारा कैलकुलेशन अलग रखिए, लेकिन अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर या फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो तो जितना भी आपका मुनाफा हुआ है आपकी बिजनेस से या सर्विसेज से, वो सब इनकम भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा कुछ भी और इनकम, कोई इंटरेस्ट मिला हो आपको बैंक से, सेविंग्स अकाउंट से, या फिर कोई प्राइज जीता हो, कोई लॉटरी लग गई हो, कहीं से कुछ कमीशन मिला हो, कुछ गिफ्ट मिला हो, कुछ भी और इनकम होगा वो हम 6 कैटेगरी में अदर इनकम में डाल देंगे। टैक्स पर्पसेस के लिए इन 6 की टोटल इनकम मिलाकर ही आपकी इनकम मानी जाती है। अब हम बात करते हैं एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की। मतलब कहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगने वाला, कहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो, टैक्स ना पे करना पड़े। तो पहली बात तो ये है, हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टैक्सेस भर रहे हैं, जिसके लिए एग्जेम्पशन, डिडक्शन, सब चीजें आप ऑलरेडी अगर कर चुके हो खर्चा इनकर, तभी आप इसमें डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया या कोई भी पर्टिकुलर चीज पे आपका खर्चा हुआ ही नहीं है तो आप उसके लिए टैक्स में रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रखना, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ना 31 मार्च तक आपको अपने एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की पूरी तैयारी करके रखनी है। आप इसलिए इस वीडियो को सिर्फ अभी वाले टैक्स के लिए नहीं, बल्कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स भरना होगा आपको आने वाले साल में, उसके लिए भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा। बेसिकली पहले क्या होता था, आपको एक मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए अमाउंट मिलता था अप टू 15,000 पर ईयर, और उसके साथ साथ एक और ट्रैवल के लिए मिलता था 19,200 पर ईयर। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और 40,000 बना दिया गया।
और इस फाइनेंशियल ईयर में उसको 40,000 से इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया। मतलब अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो वो 50,000 का आपको स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा मेडिकल क्लेम्स और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। अब आपको इन दोनों के लिए अलग अलग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें बिल्स की भी कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड बहुत ही बड़ा कॉम्पोनेंट है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आप किसी रेंट के घर पे रह रहे हो या इवन अगर आप किसी रिलेटिव के साथ रह रहे हो और उनको रेंट पे करो, बेसिकली अगर घर आपके नाम पे नहीं है ना, तो आप ये HRA क्लेम कर सकते हो। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स है। पहला, आप कितना रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपकी जो टोटल इनकम है ना उसका 50%, मतलब अगर आपकी टोटल इनकम है 1 लाख रुपए तो 50,000 से ऊपर रेंट नहीं हो सकता। वैसे ही अगर आप, ये तो हो गया मेट्रो सिटीज के लिए, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों जगह के लिए। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हो तो 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 1 लाख है तो 40,000 से ऊपर रेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये होता है कि आपकी जो कंपनी ने ऑलरेडी डिजाइन किया होगा ना आपकी सैलरी, उसमें एक HRA कॉम्पोनेंट होगा। तो अगर HRA कॉम्पोनेंट इस 40% से भी कम है तो वही कंसिडर होगा। इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम है, यानी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, मान लो 10 लाख रुपए इनकम है और मेट्रो सिटी में रह रहा है और रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ, यानी पूरे साल का रेंट हो जाएगा 2.4 लाख रुपीज। अब पहला कंपोनेंट है हाउस रेंट जो है 2.4 लाख रुपीज माइनस 10% ऑफ सैलरी। पूरी सैलरी है 10 लाख, उसका 10% बनेगा 1 लाख। तो 2.4 लाख माइनस 1 लाख इज 1.4 लाख। दूसरा कंपोनेंट होगा 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि मेट्रो सिटी है तो ये हो जाएगा 10 लाख का 50% यानी 5 लाख। तीसरा कंपोनेंट होगा एक्चुअल HRA जो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 लाख होगा। और फाइनली इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट क्या है, वो है 1.4 लाख रुपीज, यानी इस केस में 1.4 लाख तक का ही टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। एक और केस देख लेते हैं जिसमें इनकम है 15 लाख रुपए, नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है और 50,000 पर मंथ का रेंट है, यानी टोटल रेंट हो गया 6 लाख रुपए। अब पहला कॉम्पोनेंट हाउस रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख माइनस 1.5 लाख जो हो गया 4.5 लाख रुपीस। यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी लेंगे क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी है, वो हो जाएगा 6 लाख रुपीस। एंड एक्चुअल HRA अगेन हम एज्यूम कर रहे हैं कि 4 लाख रुपीस है इस केस में। इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे कम है थर्ड वाला, तो यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा 4 लाख रुपीस का। बेसिकली अब आपको ध्यान रखना है ये 3 पैरामीटर्स है, हाउस रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% of salary in metro cities and 40% in non-metro cities, and third is actual HRA। तीनों में से जो सबसे कम होगा हम वही कंसिडर करेंगे। तीसरा है लीव ट्रैवल अलाउंस। तो अगर आप छुट्टी लेकर कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। तो 4 साल के पीरियड में आपको 2 ही बार लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब हर 4 साल का ब्लॉक होता है, उसमें आपको 2 बार आप ये क्लेम कर सकते हो और 1 साल में आप 1 ही बार क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही साल में 2 बार क्लेम कर लिया। 4 साल के पीरियड में किसी भी 2 साल कर सकते हो, पहले और दूसरे साल कर लिया, पहले और तीसरे साल कर लिया, तीसरे और चौथे साल कर लिया, किसी भी 2 सालों में क्लेम कर सकते हो। सो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल का खर्चा इंक्लूड होगा एंड कोई भी होटल बिल्स या आपके खाने पीने का खर्चा ये सब नहीं इंक्लूड होगा। आप कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हो, आप प्लेन से ट्रैवल कर सकते हो, आप रेलवे से ट्रैवल कर सकते हो, आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, आप किसी भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो। अब जो ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स होता है वो भी बिल्कुल फिक्स्ड होता है, 2017 से 2021 है फिलहाल जो ब्लॉक चल रहा है। अगर आपने अभी तक LTA क्लेम नहीं किया है आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैंने 4 साल में एक ही बार ट्रैवल किया तो दूसरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या नहीं। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक में, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉक के पहले साल में ही आपको क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। ट्रैवल के साथ साथ आपके फूड कूपन्स, मोबाइल बिल्स, बुक्स एंड मैगजीन्स, ऐसी चीजें भी टैक्स फ्री हो सकती है। तो ये चीज मैं बोलूंगी सोल प्रोप्राइटर्स आप भी ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि कंपनी में तो यूजुअली कंपनी हमें रीइंबर्स करती है और वो हमारी सैलरी का कंपोनेंट बनता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा टैक्स फ्री रहता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर्स यूजुअली ये चीज मिस कर देते हैं जब वो टैक्स भर रहे होते हैं। सो इफ एट ऑल यू वांट टू सेव योर टैक्सेस, आप इन सब चीजों के थ्रू भी बचा सकते हो। चाइल्ड एजुकेशन में भी आप एग्जेम्पशन पा सकते हो, बट ओनली ऑफ ₹100 पर मंथ, ठीक है। 100 रुपए ट्यूशन फी पे आप बचा सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए। एंड उसके अलावा हॉस्टल में अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो ₹300 पर मंथ आप उस पर भी बचा सकते हो। अगेन
इट इज लिमिटेड टू 2 किड्स ओनली। अगर आपके 3 बच्चे आप 2 ही बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हो। होम लोन पे भी आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो और वो आपकी खुद के रहने की जगह के लिए घर लिया है आपने, तो उस पे भी आप 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो। सो बेसिकली सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे बचाओगे आप टैक्स, जो आप बाकी किस्त दे रहे हो उस पे नहीं बचेगा। मतलब मान लीजिए आपने लोन के अगेंस्ट 10 लाख रुपए भरा, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% यानी 1 लाख रुपए ही लोन का इंटरेस्ट था, तो वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट ही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी अमाउंट नहीं होगा ऑब्वियसली। अब हम बात करते हैं यहाँ कुछ डिडक्शंस की। सबसे पहले आती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स, यानी आपकी जो ATC और उससे रिलेटेड कैटेगरीज है उन सब में। तो बेसिकली एक तो कंपनी ऑलरेडी आपके लिए PF में इन्वेस्ट करती ही है, तो आपका PPF, EPF, उसके साथ साथ ULIP, ELSS, ULIP इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ELSS इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में है। सो इन सभी जगहों पे आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा बचा सकते हो। ATC में आप टोटल 1.5 लाख तक का टैक्स रिडक्शन करवा सकते हो। तो अगर आपको डिटेल्स में समझने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ मैंने बताया है क्या आपको इसमें टैक्स रिडक्शन मिलेगा या नहीं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हम जितने भी टैक्स रिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की अभी बात कर रहे हैं वो ओल्ड रेजिम से ही कर रहे हैं। अगर आपका ओवरऑल अमाउंट इतना नहीं बन रहा तो आप न्यू रेजिम के लिए भी जा सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। ATC के साथ साथ ATCCD है, जिसमें आप NPS में मतलब नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपने 1.5 लाख ऑलरेडी ATC में क्लेम कर लिया है तो एक और बार 50,000 रुपये और क्लेम कर सकते हो। मतलब कंबाइंड ATC प्लस ATCCD इज अप टू 2 लाख। उसके अलावा मेडिकल में आप सेक्शन 80D के अंडर अपना मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80DDB के अंडर अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या कुछ भी हो आपका या आपके किसी डिपेंडेंट का, उस पे अगर कोई ट्रीटमेंट का खर्चा लगा हो वो क्लेम कर सकते हो अप टू 40,000 रुपीज। फॉर सीनियर सिटीजन इट इज अप टू 1 लाख रुपीज। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए आप सेक्शन 80DD के अंडर भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपको खुद को कोई डिसेबिलिटी है जिसके लिए आपको नर्सिंग या कोई और मेडिकल रिक्वायरमेंट है, सो उसके लिए आप सेक्शन 80U के अंडर क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट पे भी आप क्लेम कर सकते हो, जैसे सेक्शन 80E के अंडर आप एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे क्लेम कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें आप खुद का, अपने स्पाउस या अपने बच्चों के लिए लिया गया एजुकेशन लोन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80EE के अंडर आप हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपका पहला घर है जिसपे आपने लिया है, उस पर बहुत सारी कंडीशंस है, आई विल पुट ऑल द कंडीशंस हियर। आप इन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हो तो अप टू 50,000 का रिबेट ले सकते हो ऑन द इंटरेस्ट पेड। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो उसके लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो क्लेम करने के लिए सेक्शन 80EEB। तो बेसिकली आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है एज सच, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर इनमें से किसी भी चीज पे इंटरेस्ट लिया, एजुकेशन पे, होम लोन लिया है या फिर अगर आपने व्हीकल लोन लिया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली, तो भी आप क्लेम कर सकते हो। ये जो लास्ट 2 हैं ये इसी साल इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सेक्शन 80TTA के अंडर अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है, कोई और डिपॉजिट है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट अप टू 10,000 आपका टैक्स फ्री रहेगा। मतलब अगर आपको 12,000 का इंटरेस्ट मिला है तो 2,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, बाकी 10,000 इंटरेस्ट फ्री रहेगा। फॉर सीनियर सिटीजन अगेन द अमाउंट इज 50,000। देन सेक्शन 80G के अंडर अगर आपने कोई भी डोनेशन की है किसी ऐसे NGO को जो ATG सर्टिफाइड है, तो आप उसके लिए भी टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये थे सारे के सारे रिडक्शंस। अब मैं आपको बताती हूँ इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो 31 दिसंबर तक का आपको टाइम मिला है, जो यूजुअली 31 जुलाई या 31 अगस्त रहता है टैक्स भरने के लिए। दूसरा जो चेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेक्शन 80EEA एंड EEB इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो इंटरेस्ट वाली हमने बात की थी। उसके अलावा एक जो बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि हर फाइनेंशियल ईयर में ना, जो आपने उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी सेविंग्स की होती है, इन्वेस्टमेंट्स की होती है, आप सिर्फ उसी के लिए क्लेम कर सकते हो। मतलब कि अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का अभी टैक्स भर रहे हो तो आइडियली आप 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक
जो इन्वेस्टमेंट किया है उन सब पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन कोविड की वजह से वो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई थी 31 जुलाई 2020 तक। मतलब अगर आपने 31 मार्च 2020 तक भी नहीं इन्वेस्टमेंट किया था, बाद में किया, तो भी आप उस पर क्लेम कर सकते हो। और उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 30 सितंबर 2020 तक। मतलब अगर आपने इस साल में आने के बाद भी किया है तो आप उनको भी क्लेम कर सकते हो। ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, जितनी भी सेक्शन 80C और 80CCD, 80D, 80E, इन सब के अंडर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, अगर कोई भी और आपने इस साल में किया है तो इसके लिए शेड्यूल DI लेकर आई है गवर्नमेंट। स्पेसिफिकली इस साल के लिए ही है ये एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप उसके अंडर ये सारी चीजें क्लेम कर सकते हो पिछले साल के टैक्स में। तो प्लीज टैक्स भरते टाइम इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो चेंजेस आए हैं वो ये है, पहले आपकी सैलरी कैटेगरी में 4 ही आपके पास ऑप्शंस थे, अब वो 6 ऑप्शंस कर दिए गए हैं। मतलब पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा होता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी अलग अलग कर दिए गए हैं। इस तरीके से 6 कैटेगरीज बन गई है। उसके अलावा आप जब अपने बैंक अकाउंट देते थे, पहले आप एक ही अकाउंट दे सकते थे अगर आपका कोई टैक्स रिबेट है उसके लिए, अब आप मल्टीपल अकाउंट्स दे सकते हो। और अगर आप नोटिस आने की वजह से टैक्स भर रहे हो ना, तो उसमें हर नोटिस में आपका एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, आपका वो मेंशन करना भी बहुत कंपलसरी कर दिया गया है टैक्स भरते टाइम, ताकि इजीली ट्रैक हो सके। एक जो बहुत ही अच्छा चेंज किया है वो ये है, पहले सिर्फ सैलरी ब्रैकेट देखा जाता था, लेकिन अब अगर किसी के हायर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उन लोगों को भी ITR भरना कंपलसरी कर दिया गया है। हायर ट्रांजेक्शन मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अपने एक या मल्टीपल करंट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन किया है, या फिर अगर किसी ने 2 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल के लिए, मतलब चाहे खुद के लिए हो चाहे किसी फैमिली मेंबर के लिए हो, देन अगर 1 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल गया है, तो इन सबको ITR फाइल करना कंपलसरी कर दिया गया है। अब न्यू वर्सेस ओल्ड रेजिम में से कौन सा चूज करें, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। मेरे वीडियो में ना एक मैंने डॉक्यूमेंट भी बना के डाली हुई है, जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी एक पोर्टल खोल दिया है जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। वहां पे आपके पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले आप अपना एज ब्रैकेट एंटर कर दीजिए, उसके बाद आपकी ओवरऑल सारे जितने भी सोर्सेज मिलाकर टोटल इनकम कितनी बन रही है, एनुअल इनकम, वो एंटर कर दीजिए। फिर आपने जितने भी डिडक्शंस देखे वो सारे के सारे डिडक्शंस आपके लिए कितने बन रहे हैं वो एंटर कर दीजिए। इससे आपको नए रेजिम और पुराने रेजिम दोनों में ही कितना टैक्स भरना पड़ेगा ये अमाउंट पता चल जाएगा, और आप आराम से कॉल ले सकते हो कि आपको नए रेजिम में रहना है या पुराने रेजिम के साथ ही स्टिक करना है। एक और मैं आपको लिंक दे रही हूँ जहाँ पे आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, सारे के सारे डिडक्शंस मेंशन्ड होंगे वहाँ पे, आप उस लिंक पे जाइए, ये भी अगेन गवर्नमेंट का ही लिंक है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हो। अब अगर आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हो कि कैसे ITR फाइल करें, तो गवर्नमेंट ने ही एक अच्छा डिटेल वीडियो डाला है, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं बनाया। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, प्लेलिस्ट में वो वाला वीडियो और अपना न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स दोनों ही डाले हुए हैं। आप इन सब वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलना। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज, सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गई है ना, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे टैक्स पेयर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस पूरे वीडियो में बताए गए हर चीज के ऊपर मैं एक पूरा आर्टिकल लिखने वाली हूँ, तो नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ब्लॉग पोस्ट का भी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, आप जाकर वो भी पढ़ सकते हो, उसे भी रेफर कर सकते हो।